ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और उनको गठित करने की प्रोसीजर क्या चैप्टर 2 में बताया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 में सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 8 तक बताया हुआ है। सेक्शन 3 से लेके चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 8 तक उल्लेख किया है कि कौन कौन से अधिकारी होंगे और उनको गठित, उनकी जो बोर्ड है वो कैसे गठित किए जाएंगे। तो 3 में अपने को सीधे से एक बार याद करा देती हूँ। 3 में क्या है, डायरेक्टर है। सेक्शन 4 में क्या है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, CWLW है। ठीक है, 4 में कौन, मुख्य वन्य जीव संरक्षक अधिकारी है 4 में। 3 में डायरेक्टर आ गया सबसे बड़ा, 4 में आ गया मुख्य वन्य जीव संरक्षक अधिकारी आ गया, संरक्षक आ गया। ठीक है, फिर आता है 5 में कि डायरेक्टर और CWLW अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। 5 में 3 और 4, यानी 3 में तो डायरेक्टर है, 4 में CWLW है, 5 में बता दिया डायरेक्टर और ये मुख्य वन्य जीव संरक्षक अपनी शक्ति का डेलीगेशन प्रत्यायोजन कैसे कर सकते हैं और कब किया जा सकता है। 5A, 5B और 5C तीनों किससे, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का से संबंधित है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, राष्ट्रीय बोर्ड है, ऐसे याद करना अपने को, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है। तो 5A गठन बताता है। 5B में कहते हैं इसके लिए एक स्थायी समिति होगी। 5A क्या बताया कि राष्ट्रीय बोर्ड का गठन बताया, 5B में स्थायी समिति होगी राष्ट्रीय बोर्ड की, और 5C में बताया कि राष्ट्रीय बोर्ड के क्या कार्य होंगे या उसके क्या कर्तव्य क्या होंगे या क्या कार्य करेगा वो, 5C में बता दिया। ठीक है, 6, 7, 8 सेक्शन 6, 7, 8 राज्य बोर्ड से, राज्य वन्य जीव बोर्ड है। ठीक है, तो 6 में गठन आ गया, 7 में आ गया कि इसके जो 7 में कि ये जो प्रोसीजर है वो कौन सी फॉलो करेगा, राज्य वन्य जीव बोर्ड। और 8 में इसके कृत्य आ गए या इसके कार्य आ गए, कर्तव्य आ गए। ठीक है, तो कहाँ बराबर से 3 में क्या है, बोर्ड है, 4 में CWLW है, 5 में प्रत्यायोजन है। 5ABC राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 5A में, B में उसकी स्थायी समिति और C में क्या आ जाता है, उसके कर्तव्य या उसके कार्य आ जाते हैं। फिर 6, 7, 8 6 में राज्य बोर्ड आता है, राज्य वन्य जीव बोर्ड। 7 में आ जाती है कि वो कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करेगा या उसकी क्या प्रक्रिया क्या होगी राज्य बोर्ड की। ठीक है, और 8 में राज्य बोर्ड के कार्य क्या होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 की हेडिंग्स थी। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं कि सेक्शन 3 में क्या क्या बताया कि कौन डायरेक्टर होगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, तो सेक्शन 3 में बताया है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यानी कार्य करने के लिए क्या, एक वन्य जीव परिरक्षण निर्देशक नियुक्त करेगी, यानी एक डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटेशंस होगा। ठीक है, ये क्या है, उनको क्या है, संरक्षण प्रदान करने के लिए एक डायरेक्टर की नियुक्त करेगी। कौन करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी। और उतने ही अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करेगी। कौन करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी। फिर आता है इसका पॉइंट 2 कि निर्देशक क्या है, यानी डायरेक्टर इस अधिनियम के तहत अपने इस अधिनियम द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष जो कार्य सौंपे जाते हैं वो कार्य संपादित करे। यानी डायरेक्टर कौन कौन से काम करेगा, एक तो अधिनियम के तहत उसे जो काम दिए जाते हैं वो करेगा,
और केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई काम दिया जाता है तो वो करेगा। ठीक है, इस धारा में नियुक्त किए गए अधिकारी और कर्मचारी, जो भी अधिकारी और कर्मचारी यानी डायरेक्टर की सहायता के लिए काम करेंगे। डायरेक्टर 3 में है। डायरेक्टर की सहायता कौन करेगी नियुक्ति? केंद्रीय सरकार करेगी। उसकी सहायता के लिए क्या है? कर्मचारी और अधिकारी गण होंगे और कर्मचारी गण होंगे। डायरेक्टर काम कौन से करेगा? जो केंद्र सरकार द्वारा और इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। कोई जरूरी नहीं विशेष साधारण नियमों का अधीन रहते हुए काम करेंगे, सिर्फ ये याद रखना है कि अधिनियम और केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए काम करेगा डायरेक्टर। डायरेक्टर की सहायता के लिए वो अधिकारी और वो कर्मचारीगण काम करेंगे। फिर आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 कह रहा है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो डायरेक्टर की नियुक्ति तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन जो CWLW है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। क्यों? ये एक पंक्ति नीचे है उससे। मुख्य वन्य जीव संरक्षक डायरेक्टर से नीचे का अधिकारी है, तो इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अब मुख्य वन्य जीव संरक्षक होगा एक तो, और अन्य जीव संरक्षक भी होंगे। एक तो मुख्य हो गया, एक क्या है? अन्य जीव संरक्षक की भी नियुक्ति कर सकती है राज्य सरकार, और अवैतनिक जीव संरक्षक की भी नियुक्ति कर सकती है राज्य सरकार। तो कितने प्रकार के जीव संरक्षक हो गया? एक तो मुख्य जीव संरक्षक हो गया, CWLW हो गया, और एक हो गया सिर्फ क्या है? वाइल्ड लाइफ वार्डन, मुख्य के अलावा वन्य जीव संरक्षक। एक होता है अवैतनिक जीव संरक्षक, वन्य जीव संरक्षक। तो जीव संरक्षक कितने हो गए? एक तो मुख्य हो गया, एक खाली जीव संरक्षक हो गया, और एक हो गया अवैतनिक जीव संरक्षक। और अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण होंगे जो राज्य सरकार आवश्यक समझे उन्हें नियुक्त करेगी। अब मुख्य वन्य जीव संरक्षक यानी CWLW क्या काम करेगा? जो इस अधिनियम के तहत उसको सौंपे गए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो समय समय पे निर्देश दिए जाते हैं उन काम को करेगा। निर्देशक भी अधिनियम और केंद्र सरकार, और CWLW भी क्या करेगा? अधिनियम और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को करेगा। इसके अलावा अब बताया है इसके सेक्शन 4 का सब क्लोज ये 3 ये कह रहा है कि जो वन्य जीव संरक्षक, अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक और अधिकारीगण और जो कर्मचारीगण हैं वो सारे के सारे CWLW के अधीनस्थ होके काम करेंगे, अधीनस्थ रहेंगे। वन्य जीव संरक्षक, अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक, अधिकारीगण और जो कर्मचारीगण नियुक्त किए हैं राज्य सरकार ने, वो सारे क्या है? मुख्य वन्य जीव संरक्षक के अधीनस्थ होके काम करेंगे। ठीक है, अब आता है कि सेक्शन 5 ये कह रहा है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन कब कैसे किया जा सकता है। तो डायरेक्टर की नियुक्ति किसने की है? केंद्र सरकार ने की है। अगर डायरेक्टर निर्देशक अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करना चाहता है किसी को, तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेगा, और पूर्व अनुमति लेकर अपनी शक्तियों या जो उसकी शक्तियां हैं या जो उसके कर्तव्य हैं वो उनको किसी अन्य अपने से अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार ने की, तो डायरेक्टर अगर अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले केंद्र सरकार की परमिशन पूर्व अनुमति लेके ही वो अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकता है, अन्यथा नहीं। फिर आता है इसका सेकंड पॉइंट, CWLW यानी मुख्य वन्य जीव संरक्षक अगर अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करना चाहता है तो उसे लिखित में क्या है? राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी, क्योंकि उसकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई? राज्य सरकार के द्वारा हुई। तो उसे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेके CWLW अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकता है अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं आप, ठीक है? तो CWLW राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेके अपने से अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को शक्तियों का
वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फिर मेरे कुछ काम करने हैं। ठीक है, बाय। ठीक, ओके बाय। ठीक है, फिर अब आता है कि डायरेक्टर और जो CWLW ने अगर अपनी शक्तियों का प्रत्योजन अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को किया है, तो वो अधीनस्थ अधिकारी इस तरीके से काम करेगा कि मानो अधिनियम के तहत उसे ही वो शक्ति प्रदान की गई है। यानी जिसे डेलीगेट हुई वो ऐसे काम करेगा कि मानो उसे अधिनियम के द्वारा ही ये शक्ति प्रदान की गई है। 3 पॉइंट थे। पहले में केंद्र सरकार से डायरेक्टर केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेगा। सेकंड में CWLW स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति लेके अपनी शक्तियों का प्रत्योजन करेगा। और थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि डायरेक्टर ने या मुख्य वन्य जीव संरक्षक ने अगर अपनी शक्तियों का प्रत्योजन किसी अधीनस्थ अधिकारी को कर दिया है, तो वो अधीनस्थ अधिकारी इस तरीके से काम करेगा कि मानो अधिनियम में ही उसे ये शक्ति प्रदान की है। अब आता है 5A, राष्ट्रीय बोर्ड। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब से हुआ हुआ है कि केंद्रीय सरकार इसका गठन कौन करेगी? राष्ट्रीय बोर्ड का केंद्रीय सरकार करेगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 में इस एक्ट 1972 का जो एक्ट है ये, इसमें 2002 में संशोधन हुआ। और संशोधन होने के बाद में केंद्र सरकार को संशोधन के बाद ये कहा गया कि 2002 की संशोधन होने की तारीख से 3 महीने के भीतर केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन करेगी। तो ये याद रखना है अपने को कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 आया और 2002 में ये कहा गया कि अधिनियम के लागू होने की तारीख से, यानी जो संशोधित अधिनियम लागू उसकी तारीख से 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन करना होगा। अब इसमें कौन कौन व्यक्ति अध्यक्ष होगा? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? वन और वन्य जीव का भार साधक अधिकारी होगा। अध्यक्ष तो कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। उपाध्यक्ष कौन हो गया? वन और वन्य जीव से संबंधित जो भार साधक मंत्री होता है वो उपाध्यक्ष होगा। ठीक है। संसद के 3 सदस्य होंगे, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के, ये सदस्य हैं। ठीक है। एक अध्यक्ष हो गया प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हो गया वन्य जीव से संबंधित भार साधक अधिकारी मंत्री, क्या हो गया? उपाध्यक्ष हो गया। अब 3 सदस्य होंगे, कौन होंगे? लोकसभा के सदस्य 3 सदस्य होंगे, जिसमें दो तो लोकसभा संसद के 3 सदस्य होंगे, 2 लोकसभा के होंगे और 1 राज्यसभा का होगा। ठीक है। फिर सदस्य कौन होंगे? योजना आयोग, वन और वन्य जीव के जो भार साधक मंत्री हैं, योजना आयोग का भी मंत्री कौन होता है? और योजना आयोग और वन और वन्य जीव संरक्षक का भार साधक अधिकारी भी इसमें सदस्य होता है। एक तो उपाध्यक्ष हो गया मंत्री, वन और वन्य जीव का भार साधक अधिकारी उपाध्यक्ष भी है, साथ साथ में इसमें मेंबर भी होगा। और केंद्रीय सरकार बोर्ड का गठन कर रही है, राष्ट्रीय बोर्ड का। तो केंद्रीय सरकार एनजीओ से 5 सदस्य मनोनीत करेगी, एनजीओ से 5 सदस्य मनोनीत करेगी। फिर केंद्रीय सरकार क्या, पर्यावरण संरक्षण और मतलब जो विज्ञान पारिस्थितिकी या पर्यावरण के संबंध में जो विशेष ज्ञान रखते हैं वो 10 व्यक्ति मनोनीत करेगी। तो अपने को यहाँ पर इतने याद रखने हैं, पहले अध्यक्ष आ गया, फिर उपाध्यक्ष आ गया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद 3 संसद के सदस्य आ गए, जो 2 लोकसभा के 1 राज्यसभा का होगा। फिर आएगा कि योजना आयोग और वन और वन्य जीव से संरक्षक का जो भार साधक अधिकारी वो सदस्य होगा। फिर केंद्रीय सरकार एनजीओ से 5 सदस्यों को मनोनीत करेगी। फिर केंद्रीय सरकार जो पर्यावरण पारिस्थितिकी या वन्य या विज्ञानियों से संबंधित 10 व्यक्तियों को मनोनीत करेगी, 10 व्यक्ति मनोनीत करेगी। अब इसमें हर विभाग का भार साधक सचिव कहाँ का होगा? जैसे
वन और वन्य से संबंधित जो केंद्रीय सरकार के मंत्रालय हैं या विभाग का भारत अध्यक्ष सचिव सेक्रेटरी इसमें मेंबर होंगे। थल सेना का अध्यक्ष होगा, रक्षा मंत्रालय का भारत अध्यक्ष सचिव होगा। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इतना अंदर से ये नाम कोई नहीं पूछता, सिर्फ अपने को एक बार पढ़ना है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी सचिव इसमें मेंबर होगा, वित्त मंत्रालय का सचिव भी इसमें मेंबर होगा, जनजाति कल्याण मंत्रालय का भी सचिव मेंबर होगा। केंद्रीय सरकार के वन और वन्य जीव से संबंधित जो विभाग है या मंत्रालय है उनके जो महानिर्देशक है वो भी इसमें मेंबर होंगे। पर्यटन से संबंधित महानिर्देशक भी मेंबर हैं। फिर ये भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है। अपने को ये याद रखना है, जो अपन जीके पढ़ेंगे, जीके में वन और वन्य जीवों से संबंधित या जो वन से संबंधित है कि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो देहरादून में इसमें लिखा हुआ है, याद रखना है अपने को, ठीक है। फिर निर्देशक सारे आ गए, मतलब देहरादून का निर्देशक आ गया, प्राणी विज्ञान का निर्देशक आ गया, वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का निर्देशक आ गया, भारतीय पशु चिकित्सा का अनुसंधान का निर्देशक आ गया, सदस्य सचिव आ गया चिड़ियाघर का, और निर्देशक आ गया राष्ट्रीय महासागर विज्ञान का। लास्ट बी पॉइंट पढ़ते हैं इनको, जो डब्ल्यू है उसमें लिखा है कि इसमें जो निर्देशक कहाँ का निर्देशक, सेक्शन 3 वाला निर्देशक, इसमें सदस्य सचिव होगा। डब्ल्यू में बताया हुआ है, सेक्शन 5A के डब्ल्यू में पॉइंट में बताया हुआ है कि जो डायरेक्टर सेक्शन 3 में है ना, वो यहाँ पे सदस्य मेंबर सेक्रेटरी ऑफ नेशनल बोर्ड होगा, सदस्य सचिव होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सारे आ गए। इनको कोई जो पदेन सदस्यों के अलावा जो भी सदस्य बने हैं, हर विभाग का सचिव है या महानिदेशक है, उनको कोई लाभ खर्चे वगैरह नहीं प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे, प्राप्त नहीं दिए जाएंगे पदेन सदस्यों के अलावा जो भी होते हैं, ठीक। ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, वो एक्स्ट्रा में कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, ये लाभ का पद भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो क्या कार्यवाहक के रूप में यहाँ पर आते हैं, सदस्य के रूप में बनते हैं, ठीक है। फिर आता है इसकी स्थायी समितियाँ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति, यानी सेक्शन 5A में जो राष्ट्रीय बोर्ड गठित किया गया है वो कार्य कौन से करेंगे, उन कार्यों को करने के लिए क्या वो अपनी स्थायी बोर्ड गठित कर सकती है। कौन? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड अपने कार्यों को करने के लिए एक स्थायी समिति बना सकती है। अब स्थायी समिति में कौन कौन होगा? स्थायी समिति में उपाध्यक्ष होगा और 10 सदस्य होंगे। तो उपाध्यक्ष अपन कहाँ का उपाध्यक्ष होगा? वो राष्ट्रीय बोर्ड वाला ही उपाध्यक्ष होगा। कौन था? वन और वन्य जीवों से संबंधित जो मामलों का भारत साधक जो मंत्री वहाँ पे उपाध्यक्ष था, वो यहाँ स्थायी समिति में क्या होगा? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मतलब स्थायी समिति में एक तो उपाध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य वही होंगे जो राष्ट्रीय बोर्ड में मेंबर है। अब वो कौन से 10 सदस्य होंगे, उनको उपाध्यक्ष चुनेगा। एक तो उपाध्यक्ष हो गया स्थायी समिति में। उपाध्यक्ष कौन है? वन और वन्य जीवों से संबंधित जो भारत साधक मंत्री हैं वो उपाध्यक्ष हो गया। अब उपाध्यक्ष जो मेंबर राष्ट्रीय बोर्ड में हैं, उन मेंबर में से 10 व्यक्तियों को चुनता है स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में। ठीक है, समझ आया कि एक उपाध्यक्ष होगा स्थायी समिति में और 10 सदस्य होंगे। उन 10 सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। होगा और एक सदस्य सचिव भी तो है, फिर 10 मेंबर है। उपाध्यक्ष है और सदस्य सचिव है। सदस्य सचिव कौन सा था? सचिव तो मैडम ये है ना जो बाकी के हैं, उनमें से मेरे ख्याल से सदस्य जो उन सचिवों में से भी चुने जा सकते हैं या जो बोर्ड के सदस्य हैं।
राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों में से उपाध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा। सदस्य हाँ, मतलब सचिव ये डायरेक्टर है, सचिव और सदस्य दोनों में से। सदस्य सचिव डायरेक्टर है वहां वाला सेक्शन 3 वाले जो डब्ल्यू में अपन पढ़ के आए हैं ना, वो है तो राष्ट्रीय बोर्ड की लिखा है ना वो सचिव होगा। हाँ डब्ल्यू में यही तो लिखा है, हाँ। सदस्य सचिव होगा। तो जो सेक्शन 3 में जो डायरेक्टर है ना, वही सदस्य सचिव है, ठीक है। वही नहीं, सदस्य। इनका कहने का मतलब है कि 12 हो गए ऐसे हैं और संख्या ये नहीं सदस्य बता, सचिव और 10 अलग। हाँ 10 मेंबर होंगे, एक उपाध्यक्ष होगा और सदस्य सचिव हमेशा मेंबर से नीचे में आता है। कहीं भी अपन कोई भी गठन पढ़ते हैं, पहले अध्यक्ष आता है या उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष आता है, फिर सदस्य आता है और लास्ट में सदस्य सचिव आता है। ठीक है, तो इसमें इस उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष वो हो गया, और 10 मेंबर होंगे जिन्हें उपाध्यक्ष चुनता है, और एक सदस्य सचिव जो सेक्शन 3 वाला है। अब जो ये स्थायी समिति है, ये भी अपने काम करने के लिए समितियां बना सकती है, उप समितियां बना सकती है, या अध्ययन समूह गठित कर सकती है। 3 चीजें बना सकती है स्थायी समिति, समितियां, उप समितियां या अध्ययन समूह गठित कर सकती है। 3 चीजें कर सकती है। ठीक है, अब आता है ये क्या कि इसके काम क्या क्या होंगे, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के कार्य क्या क्या होंगे। एक एक पॉइंट याद करना है इसमें। सबसे पहले इसका मुख्य काम क्या है, वन और वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन का संरक्षण और विकास का संवर्धन करना। मेन काम यही है कि वन और वन्य जीवों से संरक्षण और संवर्धन करना। फिर इसके लिए क्या है, वो पूर्व अब 2 में बता दिया, 1 में तो मुख्य काम ये आ गया कि संरक्षण और संवर्धन करना। 2 के अंतर्गत बता दिया कि क्या क्या काम और करेंगे। तो वो क्या है, नीतियां बनाएंगे। सबसे पहले वन्य जीवों को संरक्षण संवर्धन करने के लिए, शिकार करने चोरी करने को रोकने के लिए क्या है, केंद्रीय नीतियां बनाएंगे। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को अर्थोपाय के संबंध में सलाह देना। यानी दूसरा पॉइंट का पहला पॉइंट ये कह रहा है, सेक्शन 5C का सेकंड क्लोज में अन्य कार्य बता दिए। मुख्य तो हो गया संरक्षण और संवर्धन करना। अब 2 में अन्य काम बताए कि क्या क्या करेगा। पहला नीति बनाना और सलाह देना। फिर दूसरे पे आता है कि क्षेत्र घोषित करना कि राष्ट्रीय उपवन कौन से हैं, अभ्यारण्य कौन से होंगे, संरक्षित क्षेत्र कौन से होंगे, क्षेत्रों की स्थापना करना। पहले में नीति बनाना और सलाह देना, दूसरे में क्षेत्रों की घोषणा करना या स्थापना करना, घोषणा करना, क्षेत्र घोषित करना या उनकी स्थापना करना। तीसरा पॉइंट आ रहा है जो विभिन्न परियोजनाएं बनाई उनको क्रियान्वयन करना और प्रभावी मूल्यांकन करना कि एक तो उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा, परियोजनाओं और क्रियाकलापों का क्या है, मूल्यांकन करना कि वो लागू की जा रही है या नहीं की जा रही। तीसरा पॉइंट। 4th पॉइंट आ रहा है कि काम कर लिया, काम पिछले सालों में या राष्ट्रीय बोर्ड के गठन होने के बाद में क्या क्या काम हुआ, इसका पुनर्विलोकन करना, रिव्यू करना। ठीक है, तो ये काम क्या हुए, पहले में आ गया नीति बनाना या सलाह देना, दूसरे में आ गया क्षेत्र घोषित करना, तीसरे में आ गया जो योजनाएं या जो कार्य किए हैं उनका मूल्यांकन करना, 4th में आ गया पुनर्विलोकन करना, यानी उनका रिव्यू करेगा, देखेगा कि भी सही हो रहा है या नहीं काम हो रहा। फिर आ रहा लास्ट कि हाँ, राष्ट्रीय बोर्ड को कम से कम 2 वर्षों में वो क्या करवाना है, प्रगति रिपोर्ट तैयार करवानी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करवानी है कि भी काम क्या क्या कर लिया गया। राष्ट्रीय बोर्ड को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन करने के बाद में क्या क्या काम हुआ, 2 सालों में क्या प्रगति रिपोर्ट हुई, वो प्रगति रिपोर्ट बनवाएगा और साथ में उसको प्रकाशित भी करवाएगा। तो काम क्या क्या, पहला काम, मुख्य काम ये है वन और वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन, फिर उसकी नीति बनाना, सलाह। एक एक शब्द याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड आता है कि क्षेत्र घोषित करना, थर्ड आ रहा है कि कार्यक्रमों या योजनाओं का मूल्यांकन करना, फोर्थ आता है रिव्यू करना, पुनर्विलोकन करना,
नेक्स्ट आता है कि 2 साल में उसको प्रगति रिपोर्ट तैयार करानी है और उसको प्रकाशित भी करवाना है। अब आता है राज्य बोर्ड, राज्य वन्य जीव बोर्ड सेक्शन 6 में। सेक्शन 5A में राष्ट्रीय बोर्ड का गठन कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। यहाँ पे राज्य बोर्ड का गठन कौन करती है? राज्य सरकार करती है। अब ये कब करती है? वहाँ 3 महीने था कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के पारित होने की तारीख से 3 महीने के भीतर केंद्रीय सरकार को क्या करना होता? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड गठित करना होता। यहाँ 6 महीने, यहाँ राज्य सरकार को 6 महीने के टाइम पीरियड दिया गया है और कहा कि संशोधन अधिनियम 2002 आने के बाद में 6 महीने के भीतर आपको राज्य वन्य जीव बोर्ड गठित करना होगा। इसमें अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय में है और ये राज्य का है, राज्य क्षेत्र है तो मुख्यमंत्री होगा। और अगर संघ राज्य क्षेत्र है वो, तो वहां का संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक होगा। तो ये कहीं पढ़ के आए थे क्या? संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक। कल डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, स्टेट की पढ़ी थी कहीं 29। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ी थी मैम, राज्य सरकार में संघ वो माना जाएगा, संघ शासित राज्य। 29 में है क्या? हाँ जी, 29 में ही है। और गवर्नमेंट की कहीं पढ़ गए थे? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 14 में। 14 में, ठीक है। 14 में सरकार की सरकारी संपत्ति, ठीक है, ये याद हो गया। फिर आता है कि अब इसमें अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा अगर राज्य है तो, और अगर संघ राज्य क्षेत्र है तो वहां का प्रशासक होगा, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होगा? वन और वन्य जीव का बाहर साधक अधिकारी होगा। फिर राज्य विधानमंडल में से 3 सदस्य लिए जाएंगे, 2 विधानसभा के होंगे और अगर कहीं विधान परिषद है तो 1 विधान परिषद का होगा। फिर यहाँ पर क्या है? 3 एनजीओ से 3 अधिकारी, एनजीओ से 3, राज्य सरकार एनजीओ से 3 व्यक्तियों को मनोनीत करेगी। वहाँ केंद्रीय सरकार एनजीओ से 5 व्यक्तियों को मनोनीत करती है, ये याद रखना। यहाँ 3 है। फिर आता है यहाँ पे राज्य सरकार जो वन से संबंधित है, जो पारिस्थितिकी है, जो पर्यावरण से संबंधित है, जो विज्ञान से संबंधित एक्सपर्ट जो होते हैं उनके लिए 10 व्यक्ति यहाँ मनोनिर्वाचित कर सकती है राज्य सरकार। फिर वो सारे सचिव आ जाते हैं, सारे वही है, नाम याद करने के। इसमें जो सदस्य सचिव दिया है वो R में दिया हुआ है। वहां पे W में सदस्य सचिव कौन होता है? डायरेक्टर होता है राष्ट्रीय बोर्ड में। और यहाँ पर जो सदस्य सचिव होगा CWLW होगा, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, ठीक है। R में दिया, वहां W में दिया हुआ था सदस्य सचिव कौन होगा? डायरेक्टर होगा। यहाँ पर R में दिया हुआ है कि CWLW क्या है? मुख्य राज्य बोर्ड में सदस्य सचिव होगा। फिर वही है कि खर्चे वगैरह जो भत्ते प्राप्त करने के हकदार होते हैं, लेकिन ये काम वैतनिक कार्य नहीं माना जाता है। अब आता है सेक्शन 7 कि राज्य वन्य जीव बोर्ड कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगा, अधिवेशन कब होगा। अधिवेशन 6 महीने में, मतलब 1 वर्ष में 2 बार होगा, 6 महीने में होगा राज्य बोर्ड का अधिवेशन, यानी बैठकें वर्ष में 2 बार होगी, 6 महीने में 1 बैठक होगी। फिर बोर्ड अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है। अगर बोर्ड की प्रक्रिया में कोई त्रुटि है या बोर्ड की गठन में कोई त्रुटि है तो बोर्ड के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो अविधि मान्य नहीं होगा। सिर्फ इतना याद रखना है। प्रक्रिया बैठक अधिवेशन कब होती है? वर्ष में 2 बार होता है। प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करती है। बोर्ड के गठन में या कोई प्रक्रिया में कोई त्रुटि है या कोई गलती है तो बोर्ड के द्वारा, राज्य बोर्ड के द्वारा अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है तो वो अविधि मान्य नहीं होगा। अब आता है राज्य वन्य जीव बोर्ड के कार्य क्या होते हैं। तो वो सलाह देना, किसको सलाह देगी? राज्य सरकार को सलाह देगी। किन किन क्षेत्रों पे सलाह देती है कि वो पहले क्षेत्रों का चयन करे, उसके प्रबंध के संरक्षित क्षेत्र कौन से,
चयन किए जाने चाहिए या उनका मैनेजमेंट प्रबंध कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले राज्य सरकार को सलाह देगी, किस विषय में देगी कि कौन से क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए या उनका चयन किया जाए या उन पर उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। फिर आता है वन्य जीव और विनिर्दिष्ट जो पादप हैं उनके संरक्षण के लिए नीति बनाना। वन्य जीव और विनिर्दिष्ट पादपों के संरक्षण के लिए नीति बनाना। नेक्स्ट आता है अनुसूची में कोई संशोधन करना है। अनुसूची में कोई संशोधन करना है। अनुसूची कितनी 6 है, उनमें अगर कोई संशोधन करना है तो कौन करेगी, उनके लिए सलाह कौन देगी, राज्य वन्य जीव बोर्ड राज्य सरकार को सिर्फ सलाह ही दे रहा है यहाँ पर। फिर है उनको वन्य जीव के संरक्षण अन्य विषय में, मतलब जो वन्य जीव या विनिर्दिष्ट पादपों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित कोई भी कार्य करना है उसके बारे में राज्य बोर्ड राज्य सरकार को सलाह देती है। तो ये चैप्टर 2 था। अब अपन पढ़ते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या बताया है